नमस्कार दोस्तों, भारत ने अभी अभी सफल G20 सम्मेलन का आयोजन किया। G20 में अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत ने जी तोड़ कोशिश की और वो फाइनली सदस्य बना भी। G20 को भारत ने G21 कर दिया। G20 के विस्तार के बाद अब UNSC का मुद्दा भी तेजी से उठ रहा है और मुद्दा है भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता को लेकर। तो आज डेमोक्रेसी 360 में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों एक बार फिर से उठा है UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा। क्या है UNSC का इतिहास, कितने हैं वर्तमान में स्थायी सदस्य, UNSC का स्थायी सदस्य होना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या होती है वीटो पावर, UN और भारत का इतिहास क्या है और कैसे इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़ा जाता है, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है UNSC, क्या मिल पाएगी भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप, और आखिरी सवाल ये बनता है कि जियोपॉलिटिकल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए इन्हीं कुछ बड़े सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन तमाम सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर से उठा है UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा। टॉपिक शुरू करने से पहले समझते हैं कि ये टॉपिक अगर हमने उठाया है तो उसका आधार क्या है। वैसे तो समय समय पर ये मुद्दा उठता ही रहता है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के नज़दीकी और कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरुद्ध जाने वाले राष्ट्र तुर्की ने भारत की UNSC में परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन दे दिया है। और यह सच में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की अपने स्टैंड एकदम से साफ रखता आया है और इसीलिए कश्मीर में जब G20 की मीटिंग हुई थी तो तुर्की ने अपनी तरफ से कोई मेंबर नहीं भेजा था। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने रविवार को कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। दुनिया 5 से बड़ी है, हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन 5 को ही नहीं रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आप स्टेटमेंट एक बार ये सुनिए, उन्होंने क्या बोला। A country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is bigger than, larger than 5. And when we say the world is larger than 5, what we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China and Russia. I mean those 5 countries. We don't only want to have those 5 countries on the Security Council of the UN. Right now, the permanent members of the Security Council and the non-permanent members of the Security Council, it's 5 plus 10. What we say is all of them, we should only have permanent members and it should work on a rotational system. Because right now you have all these members, 195 countries who are all members of the UN. So we should have a rotational mechanism where potentially each and every member, every one of those 195 countries can potentially become a member. That's what we propose. So they should be able to enjoy that rotationally. And you know, resolutions, I mean, the world should not be confined into the lips of the 5 members only and what they will say. Because all the UN members, all these 195 members, without making a difference between permanent, non-permanent, they should potentially all be able to become a member of the Security Council. Then the whole world, I'm sure, will be happy. अब तुर्की ने ऐसा क्यों किया है, हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और मैं जल्द इसको लेकर आऊँगा भी। इस पर वीडियो पर क्या आप चाहते हो कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्की ने ऐसा बोला हो। इससे पहले G20 समिट में शामिल होने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी PM मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस में ज़्यादा लोगों की साझेदारी और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में भारत को 2028-29 में नॉन परमानेंट मेंबर बनने की उम्मीदवारी का स्वागत भी करते हैं। G20 में शामिल होने आए UN के चीफ एंटोनियो
ने भी कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो और इसमें भारत भी शामिल हो। अब जानते हैं कि आखिर क्या है यूएनएससी का इतिहास और ये मामला आखिर कहां से उठता है और उसका मतलब क्या निकलता है। चलिए सबसे पहले हम यूएनएससी के इतिहास पर नजर डालते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये यूएनएससी ही नहीं समझ में आएगा तब तक आप इसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे। यूएनएससी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी अंग्रेजी में इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो अब मैं पूरा नाम ना लेकर यूएनएससी ही बोलूंगा, जिससे कि आपको वीडियो समझ में आती रहे। सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे चार्टर कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के 5 क्या हैं, तो चलिए एक बार मोटा मोटी सभी 6 हिस्सों को ही जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले महासभा यानी कि जनरल असेंबली, फिर सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, ये वही है जिसकी स्थायी सदस्यता के लिए भारत लगातार मांग उठा रहा है। सामाजिक आर्थिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यायशीता परिषद यानी कि ट्रस्टशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं और इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि किसी भी तरह के युद्ध से विश्व शांति भंग न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन के आज 193 सदस्य हैं। वैसे तो यूएन के सभी पार्ट पर एक अलग वीडियो डिजर्व करती है, लेकिन अभी हमारा फोकस पॉइंट सिर्फ सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल ही रहने वाला है। अगर तो आपको लगता है कि इन सभी मुद्दों पर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम डेफिनेटली इस पर एक दूसरी वीडियो भी लेकर आएंगे। तो अब आप शायद यूएन और यूएनएससी को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। वर्तमान में कितने हैं यूएनएससी के मेंबर और कितने स्थायी सदस्य हैं, कैसे चुने जाते हैं यूएनएससी के मेंबर्स, चलिए अब इसी मुद्दे पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद का पहला काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करना, विवाद वाले देशों के बीच मध्यस्थता कराना। वो बात अलग है कि यूएन में कोई मुद्दा अगर गया है तो वो जल्दी से हल नहीं होता और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो समय पर हल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, वो काफी समय से यूएन में अटका हुआ है। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए महासभा द्वारा किया जाता है, परंतु स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। कहने का मतलब है कि स्थायी सदस्य कभी नहीं बदलते। भारत ने 2021 में 8वीं बार नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और 2 वर्ष यानी कि 2021-22 तक परिषद का सदस्य रहा। अब एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानते हैं जिसको लेकर हमेशा आपके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती रहती होगी कि आखिर ये वीटो पावर क्या है। तो आज वीटो पावर को भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये होती क्या है। आपने ये जरूर सुना होगा कि चीन ने भारत के खिलाफ यूएन में वीटो का इस्तेमाल किया। तो आइए इस वीटो को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यूएन के अंदर 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इन स्थायी सदस्यों को P5 कहा जाता है। अगर 5 स्थायी सदस्य देशों में से किसी एक देश को भी किसी प्रस्ताव पर आपत्ति होती है तो वो प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता और अपने वोट का उपयोग करते हुए उस पर वीटो लगा देता है और इस प्रस्ताव को रुकवा देता है और इसे ही वीटो पावर कहते हैं। अब सवाल आता है कि क्या वीटो पावर हट नहीं सकती? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी कि इसके संविधान के अनुच्छेद 108 और 109 के तहत 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर में किसी ही भी संशोधन पर वीटो पावर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वीटो पावर में किसी तरह का कोई संशोधन करना भी है, इसे खत्म करना है, तो 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना बहुत जरूरी है। तो समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो अब जानते हैं कि यूएन और भारत का इतिहास क्या रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भारत ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भी भारत रहता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन भारत करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है।
भारत ने वर्ष 1947 में और 48 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने 43 शांति अभियानों में भी भाग लिया है। और भी बहुत से कार्य हैं जो भारत ने यूएन के साथ मिलकर किए हैं। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर समय समय पर देश में राजनीति होती आई है। आज जब हम स्थायी सदस्यता के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो वहीं पंडित नेहरू ने एक नहीं बल्कि 2 बार यूएन में परमानेंट मेंबर की जो आमंत्रण था, जो प्रस्ताव था, उसको ठुकरा दिया था। और इसको लेकर समय समय पर देश में विवाद भी होता आया है। तो जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यूएन में परमानेंट मेंबरशिप और पंडित नेहरू के बीच क्या था वो विवाद, उसको समझते हैं। पहली बार अगस्त 1950 में अमेरिका की तरफ से और फिर 1955 में दूसरी बार रूस की तरफ से भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया था। अगस्त 1950 में अमेरिका के विदेश विभाग ने वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में तत्कालीन राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित को प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया था कि चीन के बदले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट पर भारत आ सकता है। तत्कालीन राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने पूर्व पीएम पंडित नेहरू को यह पत्र लिखा, जिसके जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लिखा कि भारत चीन की कीमत पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का पक्षधर नहीं हो सकता। मतलब पहला चांस खत्म, गवा दिया, खत्म, टाटा बाय बाय, चला गया। अब दूसरे मौके की भी बात कर लेते हैं। दूसरी बार प्रस्ताव आया 1955 में। पंडित नेहरू की सोवियत संघ रूस की यात्रा के दौरान यह प्रस्ताव आया। तब इसे प्रधानमंत्री निकोलाई ने प्रस्ताव को रखा पंडित नेहरू के सामने। यह विदेश विभाग के रिकॉर्ड में भी है कि पंडित नेहरू ने इसका बहुत चतुराई से जवाब दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहा कि प्रस्ताव में उन्होंने बोला कि चीन के स्थान पर भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री नेहरू ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव भारत और चीन के बीच में मतभेद पैदा कर सकते हैं और भारत किसी भी अनावश्यक विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो अब आप बताइए कि क्या पंडित नेहरू ने सही किया था या ये गलत था? आपके ऊपर मैं पूरा मुद्दा छोड़ देता हूं। आप बताइए ये सही था या गलत था, और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी राय जरूर दीजिएगा। और अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक आपने समझा वो ये था कि यूएन क्या है, यूएनएससी क्या है, कैसे ये काम करता है, कितने मेंबर होते हैं, क्या वीटो पावर होता है। साथ ही यूएन और भारत का इतिहास भी आपने जाना, पंडित नेहरू के साथ जुड़े हुए विवाद और उनका क्या रोल था ये भी आपने समझा। लेकिन अब हम आते हैं वर्तमान राजनीति पर और समझते हैं कि आज यूएन क्या है और इसका महत्व क्या है और भारत के लिए क्यों जरूरी है यूएनएससी में स्थायी मेंबरशिप यानी कि सदस्यता। देखिए, इसी साल अप्रैल की बात है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया था कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। पश्चिमी देश भारत के लिए अपने दरवाजे ज्यादा वक्त तक बंद रखकर नहीं रह सकते। 4 महीने बाद एस जयशंकर की बात सच साबित होती दिख रही है। पीएम मोदी ने यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दुनिया के ज़्यादातर देश भारत को यूएनएससी की स्थायी कुर्सी पर देखना चाहते हैं। यूएनएससी में देखा जाए तो सभी राष्ट्र विकसित हैं और इसमें ज़्यादातर देश वेस्ट से आते हैं। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनता जा रहा है। भारत का बढ़ता प्रभाव तो G20 में देख ही लिया है, जहां अफ्रीकी यूनियन को शामिल करके भारत ने साबित कर दिया है कि विश्व अब ग्लोबल साउथ की ओर ध्यान दे, क्योंकि यूएन में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है। यूएनएससी में सुधार और विस्तार को लेकर सालों से विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिल पाएगी भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये विचार करने का भी सवाल बनता है। मैं जानता हूँ इस सवाल को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं कि आखिर क्या भारत को मिल पाएगी परमानेंट मेंबरशिप। तो देखिए, भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस काम को पूरा करने के लिए। थोड़ा समझिए इस बात को, क्योंकि क्यों भारत ऐसा कर रहा है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 1 दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज़्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इसे आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, भारत परमाणु शक्ति संपन्न है। इस समय दुनिया पर परमाणु का
खतरा सबसे बड़ा है। और भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के साथ ही भारत ने अपने परमाणु हथियारों को अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। भारत परमाणु हथियारों का दिखावा चीन की तरह विस्तारवाद और पाकिस्तान की तरह आतंकवाद के लिए बिल्कुल नहीं करता, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए करता रहता है। अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है तो परमाणु हथियारों से जुड़े अहम योजनाओं में बड़ा योगदान दे सकता है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा अनुभव भी है। ऊपर से हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भारत लगातार परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपनी फील्डिंग थोड़ी टाइट करता जा रहा है। भारत ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर IBSA समूह बनाया है। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर G4 गठबंधन बनाए हैं। ये पांचों वो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं। G4 ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर स्थायी सदस्यता मिलने के बाद हमारे वीटो पावर से चिंता है तो हम 15 सालों के लिए वीटो का अधिकार छोड़ने को भी तैयार हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अगर मेंबर बन भी गए तो भी वीटो पावर ना यूज करने का भी गारंटी दी जा रही है। इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि यदि यूएनएससी का विस्तार होता है तो भारत ही सबसे मजबूत दावेदार है, लेकिन कुछ चैलेंज भी हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक पक्ष नहीं, दूसरे पक्ष को देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज है चीन, लेकिन उससे भी पहले यूएनएससी में किसी नए देश को शामिल करने के लिए यूएन के चार्टर में संशोधन करना होगा और भारत को 4 जो स्थायी देशों का समर्थन मिलने का तब तक कोई मतलब नहीं बनता जब तक चीन भी इसके लिए राजी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चीन यूएनएससी के विस्तार के विरोध में है। चीन ने भी यूएनएससी में सुधार का समर्थन किया है, लेकिन सीधे तौर पर भारत की एंट्री पर वो अड़चन पैदा करता रहता है। तो यानी कि सबसे पहले संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि 4 देश मान गए और एक नहीं माना तो भी दिक्कत आएगी, 5 को ही मानना जरूरी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, जो कि बताएगा कि कैसे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। ये महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। भारत समेत जापान, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील देश संयुक्त राष्ट्र में लंबे वक्त से सुधार की मांग करते आ रहे हैं। अगर तो ऐसा हो गया तो ये भारत की ग्लोबल जीत होगी और भारत का सबसे ज्यादा प्रभाव विकासशील देश, खासकर अफ्रीकी महाद्वीप के देशों पर पड़ने वाला है। भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनेगी। दूसरा, एशिया महाद्वीप के अंदर सिर्फ चीन के पास ही वीटो का अधिकार है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि रूस का नाम क्यों नहीं लिया, तो रूस पूरी तरह से एशियन कंट्री में नहीं आता, इसका बड़ा क्षेत्र यूरोप से भी लगता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो सिर्फ चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास वीटो का अधिकार है और इसी चक्कर में वो चीन मनमानी भी करता है। लेकिन अगर वीटो भारत के पास आता है तो चीन की मनमानी पर अंकुश लगेगा और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को भी चीन की बढ़ती ताकत से थोड़ा आराम मिलेगा। भारत के पास वीटो पावर होने पर काफ़ी हद तक न केवल पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि चीन से उसे मिलने वाले सहयोग पर भी अंकुश लगेगा। 2009 में भारत ने पहली बार जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती के चलते इसे वीटो कर दिया चाइना ने। अगर भारत को ये अधिकार मिल जाते हैं तो विश्व में आतंकवाद को रोकने में बड़ी सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ यूएनएससी को लेकर आपके दिमाग में अब शायद कोई बड़ा सवाल नहीं उठ रहा होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि किसी खास टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ मैं आपसे एक विनती भी करना चाहूँगा, एक वीडियो को बनाकर आप तक लाने में काफ़ी लोगों की मेहनत होती है और कई दिन की गहन रिसर्च भी लगती है। आप तक ये वीडियो टीम जिसमें कैमरा पर्सन होते हैं, एडिटर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, यानी खुद मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, रिसर्च लगती है और आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम का हौसला बुलंद कर देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने आसपास में से शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।